नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा, सहायक प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा विभाग श्री राम संस्थान काशीपुर। आज समकालीन भारतीय समाज विषय पर पुनः एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जानेंगे कि भारतीय समाज की प्रकृति और संरचना कैसी है। भारतीय समाज की प्रकृति एवं संरचना को जानने से पूर्व दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि समकालीन समाज क्या है को एक बार पुनः स्मृत कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं। Contemporary society. A contemporary society is defined as setting characterized by technological innovation and increasing human interconnection and globalization. It brings about changes such as increased life expectancy, literacy, and gender equality, bringing a natural equilibrium. एक समकालीन समाज को तकनीकी नवीनीकरण अर्थात तकनीकी रूप से नए नए विचारों एवं व्यवहारों के रूप में मानवीय अंतर संबंधों में होती वृद्धि तथा वैश्विक स्तर पर स्थापित होते संबंधों की विशेषता के रूप में समझा जा सकता है। इन तकनीकी नवीन विचारों ने संपूर्ण लघु घर के रूप में स्थापित कर दिया है, जिससे मानवीय संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र की संस्कृतियों को, उनके उत्तम विचारों को, उनके व्यवहारों को ग्रहण कर मानव जीवन में व्याप्त निराशा के भाव को परिवर्तित करके आशा के भाव में, निरक्षरता को साक्षरता और शिक्षित समाज के रूप में तथा लैंगिक असमानता जैसी रूढ़िवादी परंपराओं को लैंगिक समानता में परिवर्तित करके प्राकृतिक संतुलन बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार जो आशावादी दृष्टिकोण से युक्त, शिक्षित और भेदभाव रहित समाज का निर्माण हो रहा है अथवा हो चुका है, उसे ही समकालीन समाज कहा जाता है। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि भारतीय समाज की संरचना और प्रकृति कैसी है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी हैज़ इट ओन यूनिकनेस इन टर्म्स ऑफ बिलीव्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, norms, religions, caste, etc. Every society inherits sometimes from its past and that influence its present. The same as Indian society has its own history. In order to understand Indian society, we should comprehend every aspect of Indian society. अर्थात भारतीय समाज की जो विशेषता या उसकी विशिष्टता है, वो उसकी मान्यताएं, उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, संवैधानिक अधिकार, मानदंड, धर्म एवं जाति इत्यादि हैं और इन्हीं से भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। प्रत्येक समाज का अपना एक इतिहास होता है, जिसके अतीत के अनुभव से प्रभावित होकर ही उसके वर्तमान का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय समाज का भी अपना एक इतिहास है। भारतीय समाज विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हुए ये विभिन्न पहलू कौन कौन से, ये विभिन्न पहलू हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, मल्टी रिलीजियस, अनलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, मल्टी कल्चर सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टेटस ऑफ वुमेन या महिलाओं की स्थिति, और लास्ट एंड नॉट लीस्ट एजुकेशनल हेरिटेज। ये जितने भी पहलू हैं या जितने भी जो तत्व बताए गए हैं, सोशल स्ट्रक्चर हो या जाति आधारित संरचना हो, इन्हीं से मिलकर जो है समाज का निर्माण हुआ है। तो हमें सबसे पहले अगर हम भारत को जानना चाहते हैं या भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं या भारतीय समाज को जानना चाहते हैं, तो हम इन पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला है सोशल स्ट्रक्चर। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज बेस्ड मेनली ऑन द हेरिडिटी प्रिंसिपल। अर्थात जो भारतीय समाज की जो पारंपरिक सामाजिक संरचना है, वह मुख्यतः किस पर आधारित है? वह मुख्यतः वंशानुगत सिद्धांत पर या वंश आधारित सिद्धांत पर आधारित है। द मेंबर्स वर डिवाइडेड इनटू द हेरिडिटरी कास्ट ग्रुप, ईच विद इट्स ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। भारतीय समाज के लोग जो है अपने पारंपरिक व्यवसाय के साथ वंशानुगत जाति समूह में विभाजित थे। People were living together under some roof. That means they were living in joint family system.
अर्थात जो लोग थे वो जो है एक छत के नीचे एक परिवार के रूप में जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब कि संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत रहते थे। संयुक्त परिवार वे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता बच्चे, बच्चों के दादा दादी, उनके चाचा चाची और उनका परिवार सब लोग संयुक्त रूप से एक छत के नीचे रहता है, उसको संयुक्त परिवार प्रणाली कहते हैं। In the ancient period of Indian history, people wanted to attain self-realization. It was their spiritual goal. And the Indian society is an agricultural society. जो भारतीय समाज था उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो स्वयं को प्राप्त करना था, मतलब कि आप अपने आप को जानना था, स्पिरिचुअल गोल जो उसका आध्यात्मिक लक्ष्य था। और जो इस भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज का जो मेन प्रोफेशन था वो क्या था, वो कृषि था, या जो उनका मुख्य पेशा था वो कृषि था। भारतीय समाज कैसी सोसाइटी, भारतीय समाज एक कृषि प्रधान समाज है। और भारत के जो लोग थे पुराने समय में उनका जो मुख्य जो पेशा था वो मेनली क्या था, वो एग्रीकल्चर या कृषि ही था। भारतीय समाज में जो धर्म है वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। भारतीय समाज में जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, जो लोकतांत्रिक भारतीय समाज है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोग किसी भी अन्य धर्म को मान सकते हैं, उसको किसी प्रकार से फोर्स नहीं किया सकता। द फोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैव टेंडेड टू ब्रेक द ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली। जो मॉडर्नाइजेशन का युग आया, मतलब कि आधुनिकता का युग आया, उसने जो है भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली को ब्रेक कर दिया और अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि ये सिर्फ माता पिता और बच्चे, इस तरह की जो फैमिलीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एकल परिवार में रहते हैं। चलिए आगे जानते हैं। कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। द इंडियन सोसाइटी हैज डिफरेंशिएट इनटू हायरार्किकल सोशल ऑर्डर ऑफ सेवरल कास्ट. The classification of caste in Hinduism mainly based on the hierarchical social order of caste like Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra arranged in a descending order of status. Members in each caste group followed the same hierarchy, occupation and were socio-economically homogeneous and the members of each caste should marry in their own caste. जो हमारा जाति का संरचना है का जो पहलू है उसमें जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में कई जातियों की व्यवस्था है। हिंदू धर्म में 4 प्रकार की जाति या वर्ण की बात की गई है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। और ये क्या है, ये आरोही क्रम में स्थापित है, मतलब कि सबसे ऊपर स्थान दिया गया ब्राह्मणों को, फिर उनके बाद क्षत्रियों को, फिर वैश्य को और फिर शूद्र को। इसी प्रकार इनके कार्यों को भी बांटा गया। ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान प्रदान करना, क्षत्रिय का कार्य है समाज की रक्षा करना या शासन करना, वैश्य का कार्य है व्यापार करना और शूद्र का कार्य है निचले स्तर के कार्य करना, अर्थात कृषि करना या धोबी का कार्य करना। इस प्रकार के कार्यों का डिवाइडेशन किया गया। इस कास्ट बेस्ड सिस्टम के कारण जो भी जिस जाति का है वो व्यक्ति उसी जाति का जो योग्य उसको कार्य दिया गया है वह वही कार्य करता था और अपनी जाति में ही विवाह करता था। ये हमारा ट्रेडिशनल था। लेकिन इन मॉडर्नाइजेशन टाइम, जब हमने मॉडर्नाइजेशन हुआ, हमारी सोसाइटी का आधुनिकीकरण हुआ, तो इन सब परंपराओं को हमने बदल दिया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही सिर्फ शिक्षा दे या ब्राह्मण ही पूजा पाठ करे। अब कोई भी कर सकता है, वो चाहे क्षत्रिय हो सकता है, वो कोई शूद्र हो सकता है या वो कोई वैश्य हो सकता है। ऐसे ही व्यापार कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इस समय क्या है, हमने डेवलप किया अपने आप को और इस कास्ट बेस्ड जो स्ट्रक्चर है इसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब कोई भी किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में भी शादी कर सकता है। आइए अब जानते हैं आगे। मल्टी रिलीजियस। Indian society is a multi-religious society and every religion has its own importance in Indian society. Indian society is an amalgam of different religions including Hindu, Muslim, Christians, Sikhs, Buddhist, Jain and Parsi. देखिए, जो भारतीय समाज है वो बहुत सारे धर्मों से मिलकर
बना है। भारतीय समाज की जो एक विशेषता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म भारत में स्थापित हैं और प्रत्येक धर्म की भारतीय समाज में अपनी एक अलग महत्ता है। भारतीय समाज का जो जन्म हुआ है या भारतीय समाज की अगर हम विशेषता के बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको समझने का प्रयास करें तो भारतीय समाज जो है विभिन्न धर्मों का एक मिश्रण है। इसमें हिंदू धर्म है, इसमें इस्लाम धर्म है, इसमें क्रिश्चियन हैं, इनमें सिख रहते हैं, इसमें बुद्ध रहते हैं, बौद्धिस्ट रहते हैं, इसमें जैनीज रहते हैं, इसमें पारसी रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं जो जिनसे मिलकर भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। आइए नेक्स्ट जानते हैं, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। Indian society is a multicultural society because Indian society accepted every religion and their culture. So people have different languages as per their culture. जो भारतीय समाज है ये विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर बना है, विभिन्न धर्मों से मिलकर बना है, जिसके कारण जिस धर्म की, जिस कल्चर की जो उसका कल्चर था, जो उसकी भाषा थी, हमने उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लिया और उसको हमने जैसे ही अडॉप्ट कर लिया तो उसकी जो भाषा थी वो भाषा भी भारत की अपनी भाषा बन गई। अब भारतीय समाज में जिस प्रकार का, जैसे मान लीजिए हिंदू हैं वो संस्कृत और हिंदी का प्रयोग करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो उर्दू का प्रयोग करते हैं, ऐसे हमारे देश में कन्नड़ है, गुजराती है, पंजाबी है, कोंकणी है, मलयालम है, बोडो है, मणिपुरी है और खासी है, ये डोंगरी है, असमी है, सिंधी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ये सब किस लिए, ये विभिन्न भिन्न धर्मों के लोगों से और भिन्न भिन्न कल्चर के लोगों को हमने अडॉप्ट किया है, इसलिए वो बोली जाती हैं। भारत में एक कॉमन लैंग्वेज भी है और भारतीय समाज की जो एक नेशनल या राष्ट्रीय लैंग्वेज है वो हिंदी है और इसके अलावा विभिन्न स्टेट्स को जो अलग अलग भाषा बोलते हैं उनके लिए सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए एक और लैंग्वेज है जिसका नाम है इंग्लिश, जो विभिन्न डिफरेंट के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। आइए अब आगे जानते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इन एवरीवन हैज़ एन इक्वल राइट टू लिव इन सोसाइटी। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि सभी को समान अधिकार देना, सभी को समान रूप से जीवन का सार देना। तो इंडियन सोसाइटी जो है वो कैसी सोसाइटी है, वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जिसमें सभी को जीवन जीने के इक्वल राइट्स दिए गए हैं। एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजियस सी ही लाइक्स। कोई भी व्यक्ति जो जिस धर्म को पसंद करता है वो उस धर्म को फॉलो कर सकता है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इंडियन सोसाइटी इज़ मल्टीकल्चरल ऑल द फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड लिव टुगेदर। भारतीय समाज के सभी लोग, सभी धर्म, सभी जातियाँ, सब के लिए एक ही रूल बनाया गया है, एक ही तरह के रूल रेगुलेशन है। जब इक्वलिटी की बात हो रही है तो सबके लिए सभी जो रूल्स हैं वो रेगुलेशन होंगे वो इक्वल होंगे। और इसको निर्धारित कौन करता है, भारतीय समाज में जो भी लोग व्याप्त हैं, जो भी धर्म है, जो भी कल्चर है, उनके द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा ही इन प्रकार के नियमों और प्रावधानों को स्थापित किया जाता है। जस्टिस, इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड लिबर्टी आर द 4 पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन शुड नो देयरफॉर वैल्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय जो संविधान है उसके 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं, जिसमें पहला आता है जस्टिस, फिर है इक्वलिटी, फिर है ब्रदरहुड और चौथा है लिबर्टी। इसके इन चारों के कारण ही भारत की जो डेमोक्रेसी है, मतलब कि जो भारत की लोकतंत्र है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं आगे, डेवलपिंग इकोनॉमी। इन द एंशिएंट टाइम द इकोनॉमी ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज अ सिंपल एंड सबसिस्टेंस इकोनॉमी बिकॉज इट वाज agriculture society, so everyone earning was mainly based on agriculture, handicrafts and small trade। देखिए जो पुराना भारत था, उस भारत में या पुरानी भारतीय समाज था, उसका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि था। और उस कृषि आधारित व्यवसाय में हम सिर्फ कृषि नहीं करते, कृषि के अलावा हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और छोटे छोटे उद्योग करते थे, पशुपालन करते थे, इस प्रकार के कार्यों को करते थे।
तो उस समय जो भी हमारा प्रोडक्शन होता था, जो भी हम माल तैयार करते थे या जो भी हमारी सेवाएं होती थी, उसका कंजम्पशन हम बाहर मार्केट में करते नहीं थे, स्वयं में ही करके काम चल जाता था, भले अपना स्वयं का ही भरण पोषण पर ही डिपेंड थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और लोगों को या और देशों को और राष्ट्रों को हमने डेवलप होते हुए देखा, तो हमने उस मॉडर्नाइजेशन को मतलब कि उसको आधुनिकरण को अपनाया। और इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में अब हम क्या है, साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी इकोनॉमी जो है एक लार्ज स्केल पर स्थापित हमने अपने आप को कर लिया है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। चाहे लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, ये इंडियन इकोनॉमिक्स के इन सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। चलिए आगे जानते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। मतलब कि पुराने भारतीय समाज में जो महिलाएं थीं उनको एज अ सेकेंड सेक्स, मतलब कि द्वितीय स्तर की का जो है जेंडर के आधार पर या सेक्स के आधार पर उनको नॉमिनेट किया गया था। पहला स्तर मतलब प्रथम प्राथमिकता जो थी वो मेनली पुरुषों को दी गई थी। इसीलिए कहते हुए जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा। भारतीय समाज में जो महिलाएं थीं उस समय महिलाओं को सिर्फ गृहिणी का, मतलब कि घर का काम करने वाली महिला के रूप में और बच्चों की केयर करने के संबंध में ही अधिकार प्राप्त थे। जो हस्बैंड था वो मेनली जो है वो घर के बाहर के कार्य करता था, इसलिए उसे घर का मुखिया कहा गया। इन फैमिली पेरेंट्स गेव मोर इम्पोर्टेंस टू मेल। जो घर के बड़े बूढ़े थे, जो उसके परिवार के सदस्य थे, वो जो है जो पुरुष थे उनको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उसी के आदेश पर कह सकते हैं या उसी के कहने पर ही या उसकी इच्छा के साथ ही कोई लड़की स्कूल जा सकती थी, अन्यथा नहीं जाती थी। और ये माना जाता था जो महिलाएं हैं उनका जन्म केवल घर का कार्य करने के लिए और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए ही हुआ है, ये जो है हमारी मान्यता थी। लेकिन वर्तमान में जब जैसे जैसे हमने आधुनिकरण को एक्सेप्ट किया है, लोग चीज़ों को सीखा है, दूसरे राष्ट्रों से हमने चीज़ों को सीखा है, उनकी विचारों को, उनके व्यवहारों को सीखा है, उससे हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसका परिणाम है इन स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। In modern Indian society, a good deal of change occurred. Now, women are as equal as male. The best example of it is along with the co-educational institutions. The schools and colleges for only girls have come into existence. In family, women have given important place as a mother and as a daughter. She gets higher education and she has been able to enter into spheres of occupational activity and in many fields women playing role as a role model like Kiran Bedi and an honorable public inspector, Avni Chaturvedi, Bhavna Kant and Mohana Singh, India's first fighter pilots, etc. इस आधुनिक भारतीय समाज में बहुत बड़ा चेंज आया और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान अधिकार दिए गए, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जिस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर की क्लास लगी हुई है जिसमें गर्ल्स भी कार्य कर रही हैं, बॉयज़ भी बैठे हुए कार्य कर रहे हैं। ये क्या है? ये को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उदाहरण है। इसी प्रकार से अब फैमिली में सिर्फ पुरुषों की ही महत्ता नहीं है, अब महिलाओं को भी बहुत सारी महत्ता दी जाती है, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। एज अ मदर, एज अ डॉटर, वह फैमिली का एक अभिन्न अंग है तो है ही। इसके साथ ही साथ उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत इलेबरेट तरीके से लोगों को बताई गई है, समझाई गई है। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारी फील्ड्स में लाइक एज अ रोल मॉडल की तरह किरण बेदी ने भारत की महिलाओं को
की जो दशा है उसमें बदलने में बड़ा सहायता की कि किरण बेदी जैसी महिला, अगर कोई एक महिला बन सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक ऑफिसर बन सकती है, या अवनी चतुर्वेदी या भावना कांत या मोहना सिंह जैसी महिलाएं इंडिया में पहला फाइटर पायलट और बन सकती हैं, या गीता फोगाट जैसी महिलाएं कुश्ती में आ सकती हैं। तो इन सब एग्जाम्पल्स ने जो है महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और इसी का परिणाम है कि महिलाओं को भी अब पुरुषों के समान अधिकार दिए जा रहे हैं। आइए अब आगे जानते हैं। एजुकेशनल हेरिटेज। इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी देयर वाज गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स गॉट एजुकेशन इन आश्रम एंड दे लिव्ड इन हट्स अलॉन्ग विद देयर गुरुज। देखिए, जब पुराना समय था, भूतपूर्व की बात हो या वैदिक काल की बात हो रही, उस समय जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था उसको हम गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। उस समय आश्रम में जो टीचर्स थे, जो गुरुज थे, वो वहाँ बैठ के हमें पढ़ाते थे, और वो गुरुज के जो आश्रम होते हैं उन्हीं आश्रम में जाके बच्चों को रहना होता था और उसमें वो पढ़ाई करते थे। जो ये एजुकेशन सिस्टम था, इसमें जब परिवर्तन आया, वो परिवर्तन कब आया? वो आया है परिवर्तन जब ब्रिटिश काल लागू हुआ, जब ब्रिटिशर्स हम पर शासन करते थे। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन आना शुरू हुआ, और इसी का परिणाम है कि अब ओपन स्कूल्स खुल गए हैं, और जो फॉर्मल एजुकेशन है स्कूल्स में, वो सब होने लगी। थैंक यू।